नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत सेंट्रल एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 5 देशों के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया, जिनमें कजाकिस्तान के कासिम जोमार्ट टोकायेव, उज्बेकिस्तान के शौकत मिर्जियोयेव, तजाकिस्तान के इमोमाली रहमान, तुर्कमेनिस्तान के गुरबांगुली बर्दिमुहामेदोव और किर्गिज गणराज्य के सदर जापरोव शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में भारत और सेंट्रल एशिया के बीच क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा समृद्धि के लिए अपना सहयोग जरूरी है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मध्य एशिया के एकीकृत और स्थिर पड़ोस के भारत के दृष्टिकोण का केंद्र है। आज के शिखर सम्मेलन के 3 लक्ष्य हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट करना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए भारत और मध्य एशिया के बीच आपसी सहयोग आवश्यक है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मध्य एशिया एकीकृत और स्थिर पड़ोस के भारत के दृष्टिकोण का केंद्र है। आज की बैठक का दूसरा लक्ष्य हमारे सहयोग को एक प्रभावी ढांचा देना है, जो सभी हितधारकों के बीच नियमित बातचीत के लिए एक मंच की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं तीसरा लक्ष्य हमारे सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार करना है, जो हमें क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाएगा। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया कि पंजाब में कांग्रेस सीएम चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी। जालंधर में पंजाब फतेह रैली में राहुल ने कहा कि इस बारे में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछकर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस ने पिछला चुनाव भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम चेहरा घोषित कर लड़ा था। हालांकि इस बार सीएम चेहरे पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और मौजूदा सीएम चरणजीत चन्नी दावा ठोक रहे हैं। राहुल ने कहा कि अगर पंजाब जानना चाहता है तो कांग्रेस पंजाब में सीएम चेहरे का ऐलान करेगी। इस बारे में वो पार्टी और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। राहुल ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मुझे कहा कि दोनों में से जो भी लीड करेगा, दूसरा उसकी पूरी मदद करेगा। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। बता दें, कांग्रेस की इस घोषणा को आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे के लिए जनता से की गई रायशुमारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपने भी जनता से पूछकर भगवंत मान को सीएम चेहरा घोषित करने का दावा किया था। उधर सरकारी कंपनी एयर इंडिया प्राइवेट हो गई है। टाटा सन्स ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद टाटा देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन बन गई है। एयर इंडिया के हैंडओवर से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के जिस दिन से टाटा को दिए जाने की घोषणा हुई है, घर वापसी यह शब्द सभी की जुबान पर था। हम एयर इंडिया का टाटा परिवार में आने पर स्वागत करते हैं। हमारी पहली फ्लाइट एयर इंडिया ही थी, जिसमें मैंने दिसंबर 1986 में यात्रा की थी। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, पर अब समय आगे देखने का आ गया है। मैं अपने परिवार में आपका स्वागत करते हुए टाटा ग्रुप की तरफ से ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। पूरा देश हमारी ओर देख रहा है। वहीं विनिवेश विभाग के सचिव ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि एयर इंडिया को टेक ओवर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और यह डील अब बंद हो चुकी है। इसका पूरा शेयर टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किया जा चुका है। इसके बाद चंद्रशेखरन ने कहा कि हम इस डील से काफी खुश हैं कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास आ गई है। हम अब एक वर्ल्ड क्लास की एयरलाइंस बनाने के लिए काम करेंगे। उधर परीक्षार्थियों के समर्थन में छात्र संगठनों ने 28 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। इस आंदोलन को महागठबंधन की तमाम पार्टियों ने अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। बंद में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने पार्टी कार्यालय में आरजेडी सहित कांग्रेस, माले, सीपीआई और सीपीएम की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि महागठबंधन को एकजुट होकर रेलवे अभ्यर्थियों का साथ देना है। इस बारे में महागठबंधन में शामिल पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण छात्रों, युवाओं का भविष्य है। सरकार रेल की बोगियों को तो देश की संपत्ति बताती है, पर युवाओं को नहीं। हम बिहार बंद का पूर्ण समर्थन करते हैं। अगर इस दौरान कोई दुर्घटना होगी तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पार्टी के नेता सड़क पर उतरेंगे। अगर सरकार लाठी चलवाती है तो हम लाठी खाने को भी तैयार रहेंगे। वहीं छात्र जनशक्ति परिषद बिहार के अध्यक्ष प्रशांत प्रताप यादव ने बताया कि रेलवे परीक्षार्थियों के आंदोलन को उनका पूरा समर्थन मिलेगा। प्रशांत ने छात्र जनशक्ति परिषद से अपील करते हुए अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं से जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि इस बंद में तेज प्रताप यादव भी शामिल होंगे। उधर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के वयस्कों में रेगुलर मार्केट यूज को मंजूरी दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। यह अप्रूवल न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिक ट्रायल रूल 2019 के तहत दिया गया है।
हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कोरोना वैक्सीन जल्द ही दवा दुकानों पर मिलने लगेंगी। इन्हें अस्पतालों और क्लिनिकों से खरीदना होगा। इमरजेंसी यूज के लिए सेफ्टी डेटा DCGI को 15 दिनों के भीतर देना होता है, लेकिन बाजार की मंजूरी के लिए डेटा 6 महीने के भीतर नियामक को देना होगा। मंजूरी मिलने के बाद कोरोना वायरस को इन दोनों वैक्सीन का एक डोज 275 रुपये में मिलने की संभावना है। सर्विस चार्ज के 150 रुपये जुड़ने होने के बाद हर डोज के लिए एक व्यक्ति को 425 रुपये देने पड़ सकते हैं। बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ रेगुलेटरी वर्कर्स के डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह और भारत बायोटेक के डायरेक्टर V कृष्ण मोहन ने वैक्सीन के लिए मार्केट ओपन करने की मांग की थी। SEC ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की एप्लीकेशन का दोबारा रिव्यू किया, जिसके बाद कुछ शर्तों के साथ कोवैक्सीन और कोविशील्ड को रेगुलर मार्केट अप्रूवल दे दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।